और आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 विस्टास बुक से। और इस स्टोरी का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। इसके लेखिका है तिसानी दोशी। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले बिफोर यू रीड, इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट द प्लैनेट्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। तो लेखिका हमसे बोल रही है कि अगर आपको अर्थ का पास्ट जानना है, प्रेजेंट जानना है या फिर फ्यूचर जानना है तो आपको कहाँ जाना चाहिए? अंटार्कटिका जाना चाहिए। अंटार्कटिका क्या है? एक कॉन्टिनेंट है। और हमें ये बॉर्न वॉइस का मतलब होता है हैव अ नाइस ट्रिप। एक विश है, ये हमें विश कर रही है लेखिका। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। अर्ली दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रॉड अ रशियन रिसर्च वेसल। तो लेखिका बोल रही है कि जिस साल वो स्टोरी ये लिखी थी उस साल के शुरुआत में वो अपने आप को कहाँ पाई थी? एक रशियन रिसर्च वेसल में। वेसल का मतलब होता है शिप। वो अपने आप को एक शिप में पाई। उस शिप का नाम है द एकेडमिक सोकाल्स्की। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको आपको याद रखना है। इस शिप में वो अपने आप को पाई और ये जा कहाँ रही थी शिप? हेडिंग टुवर्ड्स द कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडीएस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड, अंटार्कटिका। तो लेखिका जो है वो एकेडमिक सोकाल्स्की में बैठ के जा रही थी उस जगह पर जो कि है कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड विंडीएस्ट, और उस जगह का नाम है अंटार्कटिका। माई जर्नी बिगेन 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मद्रास। तो लेखिका बोल रही है कि उन्होंने ये जर्नी शुरू कहाँ से किया था? ये लैटिट्यूड है 13.09 डिग्रीज और ये मद्रास का लैटिट्यूड है अप्रोक्सीमेटली। तो यहाँ से मद्रास से उन्होंने ये जर्नी शुरू की एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग द 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फेयर्स। तो जब ये जर्नी कर रही थी तो लेखिका क्या क्या चीज़ से होके गुजरी? 9 तो टाइम जोन उनको क्रॉस करना पड़ा। उम्मीद करते हैं आपको पता होगा टाइम जोन्स क्या होता है। हर देश का एक या फिर एक से ज़्यादा टाइम जोन होता है। इंडिया का भी टाइम जोन है 82.30 डिग्री ईस्ट। तो ऐसे करके बहुत सारा टाइम जोन होता है। तो वो 9 टाइम जोन्स को क्रॉस की। वो 6 चेक पॉइंट्स, अलग अलग देश से जब गुजरी तो उनको चेक पॉइंट से गुजरना पड़ा। 3 बॉडीज़ ऑफ वाटर, 3 बड़े बड़े नदियों को वो क्रॉस की, नदी सागर, एंड एटलीस्ट एज मैनी इकोस्फेयर्स। इकोस्फेयर्स मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें कुछ जीव उब रहते हो, मतलब अलग अलग टाइप के इन्वायरमेंट से वो होके गुजरी। कभी जंगल से हो सकता है, कभी डेजर्ट से हो सकता है, ऐसे करके वो अलग अलग इन्वायरमेंट से होके गुजरी। बाय द टाइम आई एक्चुअली सेट फुट ऑन द अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट आई हैड बीन ट्रैवलिंग ओवर 100 आवर्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, एन एरोप्लेन एंड अ शिप। तो लेखिका बोल रही है कि जब तक वो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पहुंची तब तक उन्होंने 100 घंटे तक ट्रैवल कर लिया था। और 100 घंटे में उन्होंने कार से ट्रैवल किया था, एरोप्लेन से ट्रैवल किया था और शिप से ट्रैवल किया था। सो माई फर्स्ट इमोशन ऑन फेसिंग अंटार्कटिका's एक्सपेंसिव वाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉराइजन वॉज रिलीफ। तो लेखिका का पहला जो फीलिंग आया अंदर अंटार्कटिका पे पहुंचते ही, वो फीलिंग क्या था? और अंटार्कटिका का उन्होंने वाइट लैंडस्केप देखा, वो पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है। एंड अनइंटरप्टेड ब्लू हॉराइजन, हॉराइजन आपको पता है जहाँ पर लैंड और स्काई अपीयर हो मीट होने के। तो वहाँ पर उन्होंने ये सब चीज़ को देखकर उन्हें पहला जो फीलिंग आया वो था रिलीफ। उन्हें अजब सा शांति लगा यहाँ पर पहुँच के। फॉलोड अप विथ एन इमीडिएट एंड प्रोफाउंड वंडर। और उसके बाद उन्हें कैसा फीलिंग आया? उन्हें एक आश्चर्य, वंडर मतलब आश्चर्य हो गई वो ये जगह को देखकर। प्रोफाउंड मतलब डीप, काफ़ी गहरा आश्चर्य हुआ उन्हें। आश्चर्य किस चीज़ का था? वंडर एट इट्स इमेंसिटी। इतना बड़ा वो कॉन्टिनेंट देखकर वो आश्चर्य हो गई। इट्स आइसोलेशन, कितना अलग था ये। बट मेनली एट हाउ देयर कुड हैव एवर बीन अ टाइम व्हेन इंडिया एंड अंटार्कटिका वेयर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास। और आश्चर्य इस बात से ज़्यादा था कि कैसे एक समय था जब इंडिया और अंटार्कटिका दोनों एक ही लैंड मास, एक ही ज़मीन के टुकड़े थे दोनों। तो आपको पता होगा अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो कि पहले अंटार्कटिका और इंडिया एक पहले जुड़े हुए थे। इसको थोड़ा हम लोग मैप में समझ लेते हैं तो ज़रा आसानी होगा इसको समझने में। तो अब हम आ गए हैं वर्ल्ड मैप पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अलग अलग कलर से अलग अलग रीजन को मार्क किया गया है। तो ये अलग अलग कलर अलग अलग कंटिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये येलो कलर नॉर्थ अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वायलेट कलर साउथ अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पर ये ऑरेंज कलर अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये है ब्राउन कलर, ये हमारा एशिया है, और ये हमारा इंडिया यहाँ पर है, और ये है यूरोप, और ये है ऑस्ट्रेलिया। और नीचे जो आपको दिख रहा होगा ये वाइट ये साउथ पोल का पास में, ये है आपका अंटार्कटिका। तो इसी के बारे में यहाँ पर जिक्र हो रहा है इस स्टोरी में। और पहले जो था, आज से बहुत साल पहले
ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ये इंडिया और अंटार्कटिका, ये सब चीज़ क्या था, एक जॉइंट लैंड मास था, एक ही ज़मीन का टुकड़ा था सब कोई। लेकिन क्या हुआ, बाद में जाके ये सब टूट गया और ये सब इधर नॉर्थ की तरफ मूव होना चालू हो गया। ठीक है, तो इतना बात को आपको याद रखना है। और ये जो पहले जो सब एक ही देश था, अफ्रीका, साउथ अमेरिका और इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब एक ही जो लैंड मास था, इस लैंड मास को हम लोग बोलते थे सुपर कॉन्टिनेंट और इसका नाम था गोंडवाना। तो आप फिलहाल इतना याद करके रखिए, आगे चल के काम आएगा इस स्टोरी में। अब आते हैं पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, कुछ हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अर्थ का हिस्ट्री 650 मिलियन ईयर्स अगो। आपको पता है 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, तो 650 मिलियन मतलब अप्रॉक्स बोल सकते हैं 65 करोड़ ईयर्स अगो, इतना साल पहले, अ जाइंट एमलगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, जाइंट मतलब वेरी बिग और एमलगमेटेड मतलब जॉइंट साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट था, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, और उसका नाम क्या था, गोंडवाना। डिड इंडीड एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता था। गोंडवाना में आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सब मिलके गोंडवाना बना के रखे हुए थे। तो गोंडवाना टूटा और ये सब देश अलग अलग बिखर गए। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे अंटार्कटिका, और ये सभी, ये गोंडवाना जो था उसका पोजीशन क्या था, जहाँ अभी अंटार्कटिका है वहीं पर गोंडवाना था। थिंग्स वर क्वाइट डिफरेंट देन, उस समय चीज़ें काफ़ी अलग थी। ह्यूमन्स हैडंट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन, उस समय मतलब 65 करोड़ साल पहले ह्यूमंस नहीं थे अर्थ पर। एंड द क्लाइमेट वॉज मच वार्मर, और वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो काफ़ी गर्म था। होस्टिंग अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, और काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के एनिमल और प्लांट मिलते थे। फ्लोरा मतलब प्लांट, फाउना मतलब एनिमल। फॉर 500 मिलियन ईयर्स गोंडवाना थ्राइव्ड, तो लगभग 500 मिलियन साल तक गोंडवाना क्या हुआ, थ्राइव मतलब ग्रो किया। But around the time when the dinosaurs were wiped out and the age of mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries. लेकिन तभी क्या हुआ, डायनासोरस क्या हो गए, वो लुप्त हो गए और मैमल्स जो है वो अपना कब्जा करने लग गए अर्थ पर। मैमल्स मतलब स्तनधारी, जो लोग अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं उनको बोलते हैं मैमल्स। इंसान भी एक मैमल है। तो जब डायनासोरस वाइप हो गया, लुप्त हो गया और मैमल्स सब आ गए, तो लैंडमास को क्या होना, टूटना पड़ा। उस गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट को टूटना पड़ा और अलग अलग कंट्री में बिखर गए वो। शेपिंग द ग्लोब एज मच एज वी नो इट टुडे, तो अभी जैसा हम लोग को ग्लोब दिखता है, अभी जैसे जो आपको हम वर्ल्ड मैप दिखाए थे, ठीक उसी तरीका का अभी बन गया है, वैसा ही बन गया टूटने का बाद। टू विजिट अंटार्कटिका नाउ इज टू बी अ पार्ट ऑफ दैट हिस्ट्री, तो अगर आप अंटार्कटिका जाते हैं तो आप उस इतिहास का एक हिस्सा बन जाते हैं। टू गेट अ ग्रास्प ऑफ वेयर वी हैव कम फ्रॉम एंड वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ से आए हुए हैं, हमारा पास्ट पता चलेगा और हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग का फ्यूचर पता चलेगा। इट्स टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डेलियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट शीट्स, आप वहाँ पे जाएंगे, अंटार्कटिका जाएंगे तो आपको कॉर्डेलियन फोल्ड्स का महत्व पता चलेगा। कॉर्डेलियन फोल्ड्स का मतलब होता है कि ये एक चेन ऑफ माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स का आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगा। और प्री कैम्ब्रियन पीरियड मतलब लगभग बोल सकते हैं कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, इतना साल का पहले का आपको ग्रेनाइट सीड्स, मतलब ग्रेनाइट एक टाइप का रॉक है, उस रॉक का बारे में आपको पता चलेगा जो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो पुराना रॉक से, वो चीज़ आपको पता चलेगा। ओजन एंड कार्बन के बारे में पता चलेगा। इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन, इवोल्यूशन मतलब नया जीव को, इवोल्यूशन मतलब नए नए जीव आना, और एक्सटिंक्शन मतलब कुछ पुराने जीव लुप्त हो जाना, ये सब चीज़ के बारे में आपको पता चलेगा। When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind boggling. तो जब आपको पता चलता है कि 1 मिलियन साल में इतना सारा चीज़ हो चुका है, तब आपको ये सब विश्वास करने में काफ़ी दिक्कत होता है। माइंड बॉगलिंग मत का मतलब होता है अनबिलीवेबल। इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स जैमिंग अगेंस्ट एशिया टू बकल इट्स कस्ट एंड फॉर्म द हिमालयस। बोलते हैं कि आप इमेजिन कीजिए कि कैसे इंडिया धीरे धीरे मूव कर रहा है नॉर्थ की तरफ। इंडिया पहले साउथ में था, गोंडवाना का हिस्सा जब था, तो जब गोंडवाना टूटा तो इंडिया धीरे धीरे कहाँ मूव करने लग गया, नॉर्थ की तरफ। और मूव करते करते ऊपर जो एशिया था उससे टकराया, जैमिंग मतलब टकराया उससे, टू बकल इट्स क्रस्ट, बकल का मतलब होता है फोल्ड, और उसका जो हिस्सा टकराया था वो हिस्सा फोल्ड हो गया, और वही हिस्सा फोल्ड होकर ऊपर की तरफ उठा और क्या बन गया, आज का हिमालयस बन गया। साउथ अमेरिका, और बोला है ये भी इमेजिन कीजिए कि कैसे साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका भी कैसे हल्के हल्के मूव कर रही है और नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन कर रही है।
ओपनिंग ऑफ द ड्रेक पैसेज टू क्रिएट अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट। और जैसे जैसे साउथ अमेरिका मूव कर रही है वैसे वैसे एक पैसेज है, ड्रेक पैसेज, एक रास्ता है वो खुलता जा रहा है और उस रास्ते से कोल्ड सर्कमपोलर करंट बहती है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ये, तो इसको एक बार मैप में समझते हैं, फिर इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम फिर से आ गए हैं उस मैप पर, वर्ल्ड मैप। तो ये है, ये जो है ये तो हमारा है साउथ अमेरिका और ये है अंटार्कटिका। तो धीरे धीरे साउथ अमेरिका मूव कर रहा है और ऊपर जो येलो वाला है ये नॉर्थ अमेरिका उससे ज्वाइन होते जा रहा है। और जब साउथ अमेरिका ऊपर जब मूव कर रहा है तो ये जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं ड्रेक पैसेज। तो इस पैसेज से क्या होता है, कोल्ड सर्कमपोलर करंट, ठंडी ठंडी समुद्र की लहर बहती है। तो यही हो रहा है, धीरे धीरे वो जब मूव कर रहा है तो ये दो फेनोमेनन हो रहा है। पहला तो काम क्या हो रहा है कि साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से ज्वाइन हो रही है और ये ड्रेक पैसेज जो है वो ओपन होते जा रहा है और इसका ओपन होने से कोल्ड सर्कमपोलर करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और ये इंडिया है, इंडिया भी मूव करके ऊपर जो एशिया था उससे ज्वाइन हुआ था यहाँ पर। और यहाँ पे आपका है हिमालयस, वो फोल्ड होके उठ गया था हिमालयस। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं वापस स्टोरी पे। साउथ अमेरिका ड्रिफ्टिंग ऑफ टू जॉइन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका धीरे धीरे नॉर्थ अमेरिका के साथ ज्वाइन हो रही है और ओपनिंग ऑफ द ड्रेक पैसेज, और ज्वाइन होने का चक्कर में ड्रेक पैसेज खुलते जा रहा है और उसमें से कोल्ड सर्कमपोलर करंट बह रही है। और इस ठंडी करंट के कारण कीपिंग अंटार्कटिका फ्रीजिड, डेसोलेट एंड एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड, अंटार्कटिका काफ़ी ठंडी है और वो अकेला छूट गई है और पृथ्वी के वर्ल्ड के नीचे में प्रेजेंट है वो। फॉर अ सन वर्शिपिंग साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, लेखिका बोल रही है कि लेखिका तो सन को वर्शिप करती है, सन से उनको प्यार है और वो साउथ इंडियन है। 2 weeks इन अ प्लेस वेयर 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस वॉल्यूम्स आर स्टोर्ड इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट। तो उनके जैसे सन लवर के लिए एक ऐसा जगह जहाँ पर 90% हिस्सा क्या है, आइस है, वहाँ पे 2 हफ्ता गुजारना एक चिलिंग प्रोस्पेक्ट था, एक डरावना एक्सपीरियंस था उनके लिए। नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटरी एंड मेटाबॉलिक फंक्शन, ना सिर्फ उनका बॉडी का फंक्शन बिगड़ जाएगा बट ऑल्सो फॉर इमेजिनेशन, उनका सोच के ही ये काफ़ी डर लग रहा है कि कैसे हम यहाँ पे 2 हफ्ता गुजारेंगे। इट्स लाइक वॉकिंग इन टू अ जाइंट पिंग पोंग बॉल, पिंग पोंग बॉल मतलब एक टेनिस बॉल होता है, तो उनको लग रहा है कि वो एक पिंग पोंग बॉल पे चल रही है, काफ़ी बड़े पिंग पोंग बॉल पे, डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स। और उस पिंग पोंग बॉल मतलब उस कॉन्टिनेंट पे, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे कोई ह्यूमन मार्कर्स नहीं है, ह्यूमन का कोई निशान नहीं है, ना ही वहाँ पर पेड़ है, ना ही वहाँ पर बिल बोर्ड्स मतलब एडवर्टीजमेंट बोर्ड्स, एडवर्टीजमेंट का कोई बोर्ड नहीं है वहाँ पर, और ना ही कोई बिल्डिंग्स है। यू लूज ऑल अर्थली सेंस ऑफ पर्सपेक्टिव एंड टाइम हेयर। आप जब अंटार्कटिका में जाएंगे तब आप पृथ्वी के जितने भी पर्सपेक्टिव है, मतलब पृथ्वी का जो भी चीज़ है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा और आपको यहाँ पे समय का पता नहीं चलेगा। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइटी, और जहाँ तक नज़रिया का सवाल है आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगा, तो छोटे से छोटे चीज़ लेके बड़े से बड़े चीज़ आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मिजेस एंड माइट्स टू ब्लू वेल्स। तो मिजेस एंड माइट्स मतलब कीड़े मकोड़े से लेकर आपको बड़े बड़े वेल्स तक देखने मिलेंगे। एंड आइसबर्ग्स एज बिग एज कंट्रीज, और आइसबर्ग्स मतलब बर्फ़ का टुकड़ा भी इतना बड़ा होता है कि लगता है कि एक देश इतना बड़ा। सबसे बड़ा जो आइसबर्ग है वो द लार्जेस्ट रिकॉर्डेड वॉज द साइज ऑफ बेल्जियम, वो बेल्जियम के साइज़ का था सबसे बड़ा आइस का टुकड़ा। days go on and on in surreal 24-hour austral summer light। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपका सिर्फ दिन ही दिन होता है, समर के टाइम में रात नहीं होता, यहाँ पर 24 घंटा सन दिखाई पड़ता है। और सरियल मतलब बोलता है कि ड्रीम लाइक, आप लगेगा कि आप वहाँ पर सपना देख रहे हैं। और 24 आवर ऑस्ट्रल समर लाइट, ऑस्ट्रल मतलब साउदर्न समर लाइट हमेशा वहाँ पे रहता है समर के टाइम में। एंड अ यूबिक्विटस साइलेंस, यूबिक्विटस का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह सन्नाटा ही सन्नाटा रहेगा। इंटरप्टेड ओनली बाय द ओकेजनल एवालांच और कैल्विंग आइस शीट, उस सन्नाटा को सिर्फ 2 ही चीज़ तोड़ता है, क्या तो कभी कभी एवालांच आ जाता है, एवालांच मतलब स्नो स्टॉर्म, पहाड़ से जब बर्फ़ गिरती है तो उसको बोलते हैं एवालांच, और या फिर कैल्विंग आइस शीट मतलब टूटता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा का आवाज़ आके उस साइलेंस को तोड़ता है। कॉन्सिक्रेट्स द प्लेस, और ये सब चीज़ इस प्लेस को काफ़ी कॉन्सिक्रेट मतलब एक होली प्लेस बना देती है, काफ़ी अच्छा सेक्रेट प्लेस बना देती है। इट्स एन इमर्सन डेट विल फोर्स यू टू प्लेस योर सेल्फ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अर्थ जियोलॉजिकल हिस्ट्री। अब जब हम यहाँ पे जाएंगे, अंटार्कटिका में जाएंगे, तो आप मजबूर हो जाएंगे अर्थ का जियोलॉजिकल हिस्ट्री जानने के लिए, आप यहाँ का इतिहास में डूब जाएंगे। एंड फॉर ह्यूमन्स द प्रोग्नोसिस इजंट गुड, प्रोग्नोसिस का मतलब होता है
यहाँ पे बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन, ह्यूमन के लिए जो आगे का फ्यूचर है वो उतना ठीक नहीं है, यहाँ पे देखने के बाद पता चल रहा है। अब आ रहे हैं ह्यूमन इम्पैक्ट, क्या क्या ह्यूमन इम्पैक्ट हुआ है वो देखेंगे हम लोग। ह्यूमन सिविलाइजेशंस हैव बीन अराउंड फॉर अ पाल्ट्री 12,000 ईयर्स, मतलब कि ह्यूमंस का अर्थ पे आए हुए लगभग कितना हो गया है, 12,000 साल हो गया है। और पैल्ट्री का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, काफ़ी कम है ये 12,000 साल। बेयरली अ फ्यू सेकेंड्स ऑन द जियोलॉजिकल क्लॉक, अगर अर्थ का टाइम पीरियड से तुलना करें ह्यूमन का टाइम पीरियड तो वो काफ़ी कम है, नेग्लिजिबल है। इन दैट शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम, और इसी कम समय में मतलब 12,000 साल में, वी हैव मैनेज टू क्रिएट क्वाइट अ रकस, हमने तो काफ़ी हंगामा मचा दिया है। रकस का मतलब होता है हंगामा। एचिंग आवर डोमिनेंस ओवर नेचर विथ आवर विलेजेस, टाउन, सिटीज़ एंड मेगा सिटीज़। और एचिंग मतलब प्रिंटिंग, हमने अपना डोमिनेंस दबदबा प्रिंट कर दिया है नेचर पर, हमारे विलेजेस बनाकर, टाउन्स बनाकर, सिटीज़ बनाकर और मेगा सिटीज़ बनाकर। The rapid increase of human population has left us battling with other species for limited resources. ह्यूमन पॉपुलेशन काफ़ी रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, काफ़ी तेज़ गति से बढ़ रहा है, और इसके कारण हम लोग बैटल कर रहे हैं, हमेशा लड़ाई कर रहे हैं दूसरे स्पीसीज़ के साथ, ताकि हम लोग रिसोर्सेज को यूज़ कर पाए, और वो रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है। एंड द अनमिटिगेटेड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हैज़ नाउ क्रिएटेड अ ब्लैंकेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अराउंड द वर्ल्ड। अनमिटिगेटेड मतलब विदाउट स्टॉपिंग, और हम निरंतर लगातार हम लोग फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते जा रहे हैं, और इसके कारण क्या हो गया है, एक हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लैंकेट क्रिएट कर दिए हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड का चादर बिछा दिए हैं पूरा वर्ल्ड पे, हर जगह कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगा, विच इज़ स्लोली बट श्योरली इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। और आपको पता होगा इसी कार्बन डाइऑक्साइड का वजह से धीरे धीरे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्लाइमेट चेंज इज़ वन ऑफ द मोस्ट हॉटली कंटेस्टेड इन्वायरमेंटल डिबेट्स ऑफ आवर टाइम। तो हमारे टाइम का जो एक काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज, इसके ऊपर काफ़ी डिबेट होता रहा है और होता है। विल द वेस्ट अंटार्कटिक आइस शीट मेल्ट इंटायरली, क्या वो अंटार्कटिक का जो आइस है वो हमेशा के लिए मेल्ट हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग का वजह से, क्लाइमेट चेंज का वजह से। विल द गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट बी डिसरप्टेड, क्या ये गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। मतलब ये गल्फ स्ट्रीम ओशन करंट एक ओशन करंट है जो वार्म वाटर कैरी करती है मैक्सिको से लेकर अटलांटिक ओशन की तरफ, तो क्या ये ओशन करंट भी डिस्टर्ब हो जाएगा। विल इट बी द एंड ऑफ द वर्ल्ड एज वी नो इट, क्या जो हम लोग का अभी का वर्ल्ड है वो क्या एंड हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मे बी मे बी नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये एक डिबेट का टॉपिक है। इधर वे अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन दिस डिबेट, तो जो भी हो अंटार्कटिका क्या है इस सब डिबेट का एक मुख्य हिस्सा है। नॉट जस्ट बिकॉज इट्स द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड देयरफॉर रिमेन्स रिलेटिवली प्रिस्टीन इन दिस रेस्पेक्ट। तो अंटार्कटिका एक क्रूशियल एलिमेंट है सिर्फ इसलिए नहीं कि वो एक इकलौता जगह है वर्ल्ड में जहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है और उसलिए वो प्रिस्टीन मतलब प्योर है उस हिसाब से, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लेकिन इसलिए अंटार्कटिका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोर्स 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स। तो उसके बर्फ़ के नीचे क्या दबे हुए हैं, लगभग 500,000, 1 मिलियन तो 10 लाख होता है, मतलब 5 लाख साल पुराना कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड है उसके बर्फ़ के नीचे, इसलिए अंटार्कटिका इतना इंपॉर्टेंट है आज के डिबेट में। इफ़ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अंटार्कटिका इज़ द प्लेस टू गो। और अगर हमें जानना है अर्थ का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो हमें कहाँ जाना होगा, अंटार्कटिका जाना होगा। क्योंकि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, 2 कारण से इंपॉर्टेंट है। पहला तो क्या है, यहाँ पर ह्यूमन पॉपुलेशन आज तक नहीं गया हुआ है, वहाँ पे कोई रहा नहीं है, और ये काफ़ी प्रिस्टीन मतलब प्योर है उस हिसाब से। और दूसरा रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पर इसके आइस फोल्ड्स के नीचे 500,000 ईयर ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड्स ट्रैप्ड है, उसलिए ये अंटार्कटिका इतना इंपॉर्टेंट है अर्थ का हिस्ट्री जानने के लिए। तो यही है, इसको आपको याद रखना है। अब आगे आते हैं। Students on ICE, the program I was working with on the Sokaski aims to do exactly this by taking high school students to the ends of the world. तो लेखिका जो प्रोग्राम पे काम कर रही है उस प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये आपको याद रखना है। और वो कौन से वेसल में जा रही थी, कौन सी शिप में जा रही थी, सोकास्की। और इस प्रोग्राम का एम ही क्या है, एम है कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ले जाना है एंड्स ऑफ द वर्ल्ड, मतलब अंटार्कटिका ओशन में ले जाना, अंटार्कटिका कंटिनेंट में ले जाना है और उनको प्रोवाइड करना है विथ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। क्या क्या अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे
वो प्रोवाइड करना है, विच विल हेल्प देम फोस्टर अ न्यू अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लानट। और ऐसा करने से उन्हें पता चलेगा कि उनके अंदर एक समझ बढ़ेगा और रेस्पेक्ट बढ़ेगा प्लानट का तरफ, प्लानट के लिए। इट्स बीन इन ऑपरेशन फॉर 6 years नाउ। और ये जो प्रोग्राम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, ये 6 साल से काम करती आ रही है, हेडेड बाय कैनेडियन जियोफ ग्रीन। और इस प्रोग्राम के हेड है कनाडा के जियोफ ग्रीन, हु गॉट टायर्ड ऑफ कार्टिंग सेलिब्रिटीज एंड रिटायर्ड रिच क्यूरियोसिटी सीकर्स। जो टायर्ड हो गए थे, थक गए थे, कार्टिंग मतलब ढो ढो के, सेलिब्रिटीज और रिटायर्ड रिच अमीर लोग को ढो ढो के थक गए थे, क्यूरियोसिटी सीकर्स हु कुड ओनली गिव बैक इन अ लिमिटेड वे। और इन लोगों का अंदर काफ़ी क्यूरियोसिटी था, जानने का इच्छा था, लेकिन ये लोग को ले जाके उतना फ़ायदा कुछ हो नहीं रहा था, इसलिए बोला गया कि हु कुड ओनली गिव देम इन अ लिमिटेड वे। इन लोग कुछ करने वाले उतने थे नहीं विथ स्टूडेंट्स ऑन आइस। लेकिन इस प्रोग्राम का फ़ायदा क्या है? ही ऑफर्स द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे आर रेडी टू ऑब्जॉर्व, लर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक्ट। लेकिन स्टूडेंट ऑन आइस का फ़ायदा क्या है? इसमें ये किसको ले जा रहे हैं? यहाँ पर हाई स्कूल स्टूडेंट को ले जा रहे हैं। मतलब ये लोग उस एज के बच्चे हैं जब ये लोग काफ़ी आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को लर्न कर सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उस चीज़ को समझने के बाद उस पर आगे चल के काम कर सकते हैं। इसलिए इनको बोला गया है कि हम लोग का फ्यूचर जनरेशन पॉलिसी मेकर से ये लोग, अगर ये लोग प्रेजेंट प्रॉब्लम को समझेंगे तो आगे चल के ये लोग कुछ काम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए। वही बोला जा रहा है यहाँ पर। The reason the program has been so successful is because it's impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it। और इस प्रोग्राम जिसका नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस, इस प्रोग्राम का सक्सेसफुल होने का रीज़न क्या है? ये है कि ये इम्पॉसिबल है साउथ पोल के पास अगर आप जाए और वहाँ पे इफेक्ट ना हो, आप उससे प्रभावित ना हो, ये ऐसा होना इम्पॉसिबल है। मतलब हर कोई जो साउथ पोल में जाएगा, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में जाएगा, वो वहाँ पे ज़रूर प्रभावित हो जाएगा उससे। इसलिए ये प्रोग्राम इतना सक्सेसफुल है, हर कोई वहाँ पे जाता है और उससे काफ़ी अट्रैक्ट हो जाता है। इट्स ईजी टू बी ब्लेस अबाउट पोलर आइस कैप्स मेल्टिंग वाइल सिटिंग इन द कंफर्ट जोन ऑफ योर रिस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। बोला जा रहा है कि ये आसान है। ब्लेस का मतलब अनकंसर्न, बेफिक्र रहना। ये बेफिक्र रहना आसान है कि भले ही आइस कैप्स मेल्ट होने दो, जो हो रहा है साउथ पोल और नॉर्थ पोल में, आइस कैप को मेल्ट होने दो और आप बैठे रहो घर में इन द कंफर्ट जोन ऑफ योर रेस्पेक्टिव लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का मतलब एक लोकेशन है। आपको पता होगा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से किसी भी लोकेशन को पता कर सकते हैं। तो कहीं भी आप अपने घर में बैठकर आप आसानी से इग्नोर कर सकते हैं आइस कैप्स का मेल्ट होना को। बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग एंड आइस शेल्फ्स कोलैप्सिंग, यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी रियल। लेकिन जब आप खुद जाते हैं अंटार्कटिका जैसे कॉन्टिनेंट में और आप देखते हैं कि कैसे ग्लेशियर्स टूट रही हैं और आइस शेल्फ्स भी टूट रहे हैं, तो अब तब आप रियलाइज़ करते हैं कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग का जो थ्रेट है, खतरा है, वो काफ़ी रियल है, सच में है वो खतरा। अगर अभी कुछ नहीं किया गया तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। अंटार्कटिका, because of our simple ecosystem and lack of biodiversity, is the perfect place to study how little changes in the environment can have big repercussions। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरा है, इसको यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो बोला जा रहा है कि अंटार्कटिका का 2 फीचर है। पहला क्या है? सिंपल इकोसिस्टम है, और दूसरा क्या है? लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब वहाँ पर अलग अलग टाइप के जानवर और पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं, वहाँ पर उस चीज़ का लैक है वहाँ पर। तो इस 2 फीचर्स के कारण अंटार्कटिका क्या है? एक परफेक्ट प्लेस है स्टडी करने के लिए कि कैसे इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी लिटल चेंजेस भी होगा तो उसका बिग रिपरक्यूशंस देखने को मिलेगा। रिपरक्यूशंस का मतलब होता है कॉन्सिक्वेंसेस। छोटा छोटा चेंज का बड़ा बड़ा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। टेक द फॉर एग्जांपल के लिए ले सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन का एग्जांपल ले सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब वेरी स्मॉल, और फाइटोप्लैंक्टन का मतलब होता है कि ये एक टाइप का ग्रास है, काफ़ी छोटे छोटे ग्रास होते हैं माइक्रोस्कोपिक ग्रास। Those grasses of the sea that nourish and sustain the entire southern ocean's food chain। और ये ग्रास का फंक्शन क्या है? ये लोग नरिश करते हैं और सस्टेन करते हैं, पूरा फूड चेन को चलाते हैं साउदर्न ओशन का, क्योंकि ये लोग ग्रास है और ग्रास लोग तो खुद का खाना खुद से बना सकते हैं। These single-celled plant use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds। तो ये जो फाइटोप्लैंक्टन है, ये लोग क्या है? सिंगल सेल्ड है, एक ही सेल के बने हुए होते हैं, उसके काफ़ी छोटे हैं, आप आँख से शायद नहीं देख पाए। और ये लोग क्या करते हैं? सन्स का एनर्जी को यूज़ करते हैं
क्या करने के लिए? टू एसिमुलेट कार्बन, एसिमुलेट मतलब ऑब्जॉर्ब, कार्बन को ऑब्जॉर्ब करते हैं, एंड सिंथेसाइज, सिंथेसाइज मतलब मेक, और क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं इन दैट वंडरस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एक जो काफ़ी अच्छा जो प्रोसेस है जिसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, उस प्रोसेस से ये लोग क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या चीज़ को यूज़ करके? सन्स एनर्जी और कार्बन को यूज़ करके ये लोग बनाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब फूड बनाते हैं। और इसी के कारण ये जो फूड चेन है, साउथर्न ओशन का फूड चेन, वो पूरा चला आ रहा है। वहाँ के मछली लोग, वहाँ के जीव लोग को इसी से खाना मिलता है। यही लोग मेनली प्रोड्यूसर है वहाँ के, बोल सकते हैं। Scientists warn that a further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton। तो साइंटिस्ट लोग का ये वार्निंग दिया गया है कि उन लोगों ने ये वार्न किया है कि अगर ओजोन लेयर और थोड़ा भी कम हुआ तो ओजोन, आपको पता होगा, एक गैस है जो स्ट्रेटोस्फीयर में मिलता है। एटमॉस्फेयर का एक लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, उसमें मिलता है ओजोन। ये हमें यूवी रेस से, अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। तो अगर वो ओजोन लेयर और भी ख़त्म हुआ तो इससे क्या होगा? फाइटोप्लैंक्टन का जो एक्टिविटीज़ है वो इफेक्ट होगा, वो ठीक से काम नहीं करेंगी। और अगर फाइटोप्लैंक्टन इफेक्टेड हुई तो आपको पता है क्या होगा? पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगा, विच इन टर्न विल अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ऑल द मेराइन एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द रीजन। वहाँ के जितने भी नदी के वाटर के एनिमल्स हो या फिर बर्ड्स हो, उन सब का लाइफ इफेक्ट होगा, क्योंकि मेनली तो प्रोड्यूसर खाना तो कहाँ से आ रहा है? फाइटोप्लैंक्टन से आ रहा है। अगर फाइटोप्लैंक्टन से नहीं रहेंगे तो उन पर डिपेंडेंट जो एनिमल्स है वो भी नहीं रहेंगे। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और कार्बन साइकिल भी काफ़ी इफेक्ट हो जाएगा। इन द पैराबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, तो पैराबल मतलब स्टोरी, तो इस फाइटोप्लैंक्टन की स्टोरी से ये पता चलता है कि देयर इज़ ए ग्रेट मेटाफोर फॉर एग्जिस्टेंस। एक काफ़ी गहरा मैसेज छुपा हुआ है। वो मैसेज क्या है? टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इन टू प्लेस। छोटे चीज़ का आप देखभाल कीजिए तो बड़े बड़े चीज़ अपने आप ठीक हो जाएंगी। मतलब फाइटोप्लैंक्टन को आप सही से रखिए तो बड़े बड़े जीव जो है वो भी ठीक ठाक से रहेंगे। तो यही है। अब आते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है वॉक ऑन द ओशन। तो बोला जा रहा है कि ओशन पे चलना, तो ऐसा कैसे संभव हो सकता है? कोई ओशन पे कैसे चल सकता है? तो चलिए देखते हैं। माई अंटार्कटिक एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ सच एपिफेनीज। एपिफेनीज मतलब रियलाइजेशन, अंडरस्टैंडिंग। तो लेखिका का जो अंटार्कटिक जाने का एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अलग अलग रियलाइजेशन से भरा हुआ था। बहुत चीज़ उन्हें एहसास हुआ वहाँ पर। बट द बेस्ट ऑकर्ड जस्ट शॉर्ट ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल एट 65.55 डिग्री साउथ। लेकिन एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस उनके साथ तब हुआ जब वो जस्ट शॉर्ट ऑफ, मतलब पहुंचने ही वाली थी अंटार्कटिक सर्कल में, और उस प्लेस का लैटिट्यूड था 65.55 डिग्री साउथ। वहाँ पे क्या हुआ लेखिका के साथ वो देखते हैं, चलिए। द सोकाल्स्की हैड मैनेज टू वेज हरसेल्फ इनटू अ थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस बिटवीन द पेनिनसुला एंड टैडपोल आइलैंड। सोकाल्स्की, जो उनका शिप का नाम था, वो वेज मतलब फंस गया था थिक वाइट स्ट्रेच ऑफ आइस, उस बर्फ़ के मैदान में फंस गया था। और बिटवीन द पेनिनसुला एंड द टैडपोल आइलैंड, इन दो जगहों के बीच वो शिप फंस गया था। विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, और हमारी जो शिप थी वो आगे नहीं जा पा रही थी। द कैप्टन डिसाइडेड वी वेर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। तो कैप्टन ने डिसाइड किया कि हमें नाव को घुरा के और फिर नॉर्थ की तरफ जाना होगा। बट बिफोर वी डिड, लेकिन ऐसा करने से पहले, वी वेर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइम डाउन द गैंग प्लैंक। तो ऐसा करने से पहले हम लोगों को इंस्ट्रक्ट किया गया, हमको बोला गया कि आप तख्ता का मतलब होता है, गैंग प्लैंक का मतलब होता है तख्ता, एक लकड़ी का टुकड़ा, आप उससे उतरिए नीचे, एंड वॉक ऑन द ओशन, और ओशन पे चलिए। बोलने का मतलब है कि आप उतरिएगा तो ओशन तो नहीं मिलेगा, नहीं तो आप डूब ही जाइएगा। वहाँ पे बर्फ़ का टुकड़ा होगा, बर्फ़ का लेयर होगा, आप बर्फ़ पे चलिएगा, मतलब उसी को बोला जा रहा है कि वॉक ऑन द ओशन। और उस बर्फ़ के नीचे तो पानी होगा, ओशन होगा। सो देयर वी वर, तो हो गया वैसा, हम लोग उतर गए। ऑल 52 ऑफ अस, वो लोग टोटल 52 लोग थे, वो लोग सब उतर गए। कीटेड आउट इन गोर-टेक्स एंड ग्लेयर्स। कीटेड आउट मतलब अपना सभी सामान लेकर उतर गए, जैसे क्लोथिंग, इक्विपमेंट, ये सब सामान लेके उतर गए वो लोग। और गोर-टेक्स का मतलब होता है एक वाटरप्रूफ फैब्रिक, वैसा कपड़ा पहनकर, और ग्लेयर्स लाइट लेकर निकल गए। वॉकिंग ऑन द स्टार्क वाइटनेस दैट सीम टू स्प्रेड आउट, और हम लोग चल रहे थे एक पूरा सफ़ेद सरफेस पे, और वो सफ़ेदी पूरा दूर दूर तक फैला हुआ था। मतलब वो लोग बर्फ़ पे चल रहे थे, और बर्फ़ पे चलने को ही बोला जा रहा है कि वॉक ऑन द ओशन, क्योंकि बर्फ़ तो था ओशन के ऊपर। अंडरनीथ आवर फीट वॉज अ मीटर थिक आइस पैक, और हमारे पैर के नीचे 1 मीटर मोटा
बर्फ़ का लेयर था। एंड अंडरनीथ दैट, और उस बर्फ़ के लेयर के नीचे क्या था, 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीथिंग सॉल्ट वाटर, एक लाइफ से भरा हुआ और सांस लेता हुआ नमकीन पानी था, मतलब ओशन था वहाँ पर, और उसमें काफ़ी लिविंग थिंग्स थे। इन द पेरीफेरी, और उस बर्फ़ के टुकड़े के किनारे में क्रेबिटर सील्स वर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्फ ऑन आइस फ्लोज। और सील्स लोग जो थे, वो लोग एक टाइप का जानवर है, आपको फोटो में भी दिखेगा यहाँ पर, ये है सील्स। ये लोग भी यहाँ पर धूप सेक रहे थे यहाँ पर, तो वही बोला जा रहा है। इन द पेरीफेरी कार्बिटर सील्स वेर स्ट्रेचिंग एंड सनिंग देमसेल्व्स। ये लोग अपने आप को धूप सेक रहे थे, सनिंग कर रहे थे ऑन आइस फ्लोज, बर्फ पे बैठ के। मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर द शेड ऑफ अ बनियन ट्री। जैसा कि हमारे जो हम लोग का जो नॉर्मल कंट्रीज़ है उनमें वहाँ पे देखने को मिलता है कि जैसे कुत्ते लोग क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा धूप होता है तो वो लोग बनियन ट्री के नीचे बैठ जाते हैं छाया में, वैसे ये लोग यहाँ पर ठंड की वजह से धूप सेक रहे थे, सील्स लोग। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ रिविलेशन। तो यहाँ पे बहुत चीज़ उन्हें जानने को मिला, बहुत चीज़ रिवील हुआ यहाँ पर। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, और हर चीज़ कनेक्ट हो रहा था कैसे। और लेखिका क्या कर रही थी, लगातार तुलना कर रही थी वो हम लोग का नॉर्मल कंट्रीज़ को और वहाँ पर अंटार्कटिका को तुलना कर रही थी वो। 9 टाइम जोन्स, 6 चेक पॉइंट्स, 3 बॉडीज ऑफ वाटर एंड मैनी इकोस्फीयर्स लेटर आई वॉज स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लानट। तो इतना दूर जाने के बाद, कितना दूर जाने के बाद, 9 टाइम जोन्स क्रॉस करने का बाद, 6 चेक पॉइंट्स क्रॉस करने का बाद, 3 बॉडीज ऑफ वाटर कनेक्ट करने का बाद, और मैनी इकोस्फेयर, इतना डिस्टेंस आने का बाद, आई वॉज स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन प्ले ऑन आवर प्लानट। लेखिका अभी भी आश्चर्यचकित थी कि कैसे इतना चीज़ बैलेंस हुआ पड़ा है अर्थ पर। कहीं कितना गर्मी है, कहीं कितना ठंडा है, कितना डिफरेंस है, लेकिन फिर भी हर चीज़ बैलेंस्ड वे में सब चीज़ काम कर रहा है। तो लेखिका ये सब से काफ़ी आश्चर्यचकित थी। How would it be if Antarctica were to become the warm place that it once used to be? तो लेखिका सोच रही है कि कैसा होगा जब वो अंटार्कटिका फिर से वो पहले जो काफ़ी गर्म हुआ करता था अंटार्कटिका, वैसा पहले जैसा अगर हो गया अंटार्कटिका तो कैसा होगा। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम लोग होंगे यहाँ पर वो चीज़ देखने के लिए। और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोरस, मैमथ्स एंड वूली राइनोस, या फिर हम भी डायनासोरस या फिर मैमथ्स मतलब वेरी बिग एनिमल या फिर वूली राइनोस की तरह लुप्त हो जाएंगे इस पृथ्वी से। वैसा दिन आने से पहले कि जब अंटार्कटिका बहुत गर्म हो जाए, वैसा दिन आने से पहले हम लोग यहाँ से लुप्त हो चुके होंगे। हुज टू से, ऐसा कौन बोल सकता है कि क्या होगा नहीं होगा। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विथ अ बंच ऑफ टीनेजर्स हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, ऑल आई कैन से इज दैट अ लॉट कैन हैपन इन अ मिलियन ईयर्स। तो लेखिका 2 weeks गुजारने का बाद उस नौजवान टीनेजर्स लोग के साथ, जिनमें क्या है, एक आइडियलिज्म छिपा हुआ है, उनके अंदर एक चाह है वर्ल्ड को बचाने का, अर्थ को बचाने का। ये सब चीज़ होने, इतना एक्सपीरियंस के बाद, 2 हफ्ता स्पेंड करने के बाद लेखिका ये बोल सकती है कि अ लॉट कैन हैपन, बहुत चीज़ हो सकता है आगे आने वाले 1 मिलियन ईयर्स में। बट व्हाट डिफरेंस अ डे मेक्स। तो लेखिका हमसे पूछ रही है कि लेकिन एक दिन में क्या होगा, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता है। तो यही है फिर ये स्टोरी। तो स्टोरी को एंड करने से पहले एक बार जो मेन पॉइंट है उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि लेखिका जो है वो एक रशियन रिसर्च वेसल में बैठ के, जिसका नाम है अकादमिक सोकाल्स्की, वो जा रही है अंटार्कटिका। और अंटार्कटिका का कुछ फीचर बताया गया है, कोल्ड है, ड्राई है, विंडी है, ये सब फीचर है वहाँ पर। और अंटार्कटिका अपना जर्नी कहाँ से शुरू की है, मद्रास से शुरू की है, और ये बात आपको याद रखना है। और उनको ट्रैवल करने में 100 आवर्स लगा है, और उन्होंने कार, एरोप्लेन, शिप से भी ट्रैवल किया है। और वो वहाँ पे पहुँचने के बाद काफ़ी रिलीफ महसूस की, और उसके बाद उनको काफ़ी आश्चर्य हुआ कि अंटार्कटिका कैसे पहले अंटार्कटिका और इंडिया पहले जुड़ा हुआ था। इस बात पर उन्हें काफ़ी आश्चर्य हुआ। फिर हमें बताया गया है गोंडवाना का हिस्ट्री। गोंडवाना कब एग्जिस्ट करता था, 650 मिलियन ईयर्स अगो गोंडवाना था उस समय। और फिर 500 मिलियन साल तक गोंडवाना ग्रो किया। उसके बाद डायनासोरस लुप्त हो गए और मैमल्स आ गए पृथ्वी पर, और तभी क्या हो गया, वो लैंडमास जो गोंडवाना था वो ब्रेक हो गया,
और अभी का जो प्रेजेंट है जैसा ग्लोब है वैसा देखने को हमें मिल गया। और अंटार्कटिका जानने से क्या क्या फ़ायदा होगा, आपको अलग अलग चीज़ सीखने को मिलेगा। आप कॉर्डेलियन फोर्स और प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट सील्स के बारे में जानेंगे, ओजोन एंड कार्बन के बारे में जानेंगे, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन के बारे में जानेंगे। ये सब चीज़ आपको जानने को मिलेगा। और यहाँ पे कोई काम का बात नहीं दिख रहा है बस। और आप इसको एक बार रीडिंग दे लीजिएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है कोई काम का बात। उसके बाद ह्यूमन इम्पैक्ट दिखा गया है, बोला गया है कि ह्यूमन बींग्स अर्थ पे 12,000 ईयर्स से है यहाँ पर, लेकिन इस 12,000 ईयर्स में ही हम लोगों ने काफ़ी हंगामा मचा दिया है। विलेजेस बना दिए हैं, टाउन सिटीज़ मेगा सिटीज़ बना दिए हैं, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर गए हैं, इससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और क्लाइमेट चेंज काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है, इससे बहुत चीज़ अफेक्टेड हो रहा है। और अर्थ का अगर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जानना है तो आपको कहाँ जाना होगा, अंटार्कटिका। क्यों? क्योंकि अंटार्कटिका का दो फीचर है। पहला तो वो फ्री ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन है, इसलिए वो प्रिस्टीन मतलब प्योर है। और दूसरा रीज़न क्या है, इसके जो आइस कोर्स है उसमें हाफ मिलियन ईयर्स ओल्ड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड है, इसलिए अंटार्कटिका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है विजिट करने के लिए। और लेखिका जो प्रोग्राम पे काम कर रही है उस प्रोग्राम का नाम है स्टूडेंट्स ऑन आइस। और ये लोग हाई स्कूल स्टूडेंट्स को ले जाते हैं एंड्स ऑफ द वर्ल्ड में और उन्हें प्रोवाइड करते हैं अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर आवर प्लानेट इसके साथ। और वो प्रोग्राम जो है वो 6 साल से काम करता आ रहा है और उस प्रोग्राम के हेड है कैनेडियन जियोफ ग्रीन, उसके हेड है। और स्टूडेंट को ले जाने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि ये लोग पॉलिसी मेकर्स है फ्यूचर जनरेशन के, और ये लोग अब अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेंगे, नॉलेज को गैदर कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो लोग कुछ काम करेंगे आगे चल के अर्थ का सिचुएशन को सुधारने के लिए। और ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि साउथ पोल का फीचर ही ऐसा है, वो अंटार्कटिका कंटिनेंट का फीचर ही ऐसा है कि कोई भी इंसान वहाँ पे जाए और प्रभावित ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये सब चीज़ें। और ये पहला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे स्मॉल चेंजेस बिग रिपरक्यूशंस होता है, छोटा छोटा बदलाव का बड़ा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसको एक्सप्लेन करने को बोला जा सकता है एग्जाम में आपको। यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन का एग्जाम्पल लेकर समझाया गया था, ये आपको याद रखना है। और वॉक ऑन द ओशन क्या था, ये भी आपको याद रखना है कि सोकाल्स्की वेज हो गई थी, फंस गई थी बर्फ़ के ढेर में, और इसलिए उन्हें उतरना पड़ा उस वेसल में से और चलना पड़ा ओशन पे, बर्फ़ पे चलना पड़ा, उसी को बोला गया है वॉक ऑन द ओशन। यही है, बस यही है इस काम